रितु शादी के बाद ससुराल पहुंचकर अपने कमरे में दुल्हन के जोड़े में सजी संकुचाई सी अपने पति सौरभ का इंतजार कर रही थी। शादी इतनी जल्दबाजी में हुई थी कि एक दूसरे को जानने समझने का मौका ही नहीं मिला था। शादी के वक्त भी ना जाने क्यों रितु को सौरभ का व्यवहार अजीब सा लग रहा था। फेरों के वक्त उसके पैर भी डगमगा रहे थे। पूछने पर सौरभ की माँ माधुरी जी ने कहा, बहुत थक गया है मेरा बेटा, अब सर पर बाप का हाथ तो है नहीं, इसलिए सारा इंतजाम इसी के कंधों पर था। 3 दिन से सोया भी नहीं है बेचारा। रितु एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की बेटी थी। जब अपने से ऊंचे घराने का रिश्ता खुद चलकर आया, वो भी बिना दहेज की मांग के, तो एक गरीब पिता के सर का बोझ ही हल्का हो गया था। ऊपर से लड़के की मां के मीठे बोल रितु के परिवार वालों को इतने भाए कि अपनी बेटी की किस्मत पर उन्हें नाज होने लगा। उनका बस एक ही कहना था कि उन्हें शादी जल्दी करनी है, क्योंकि रितु को वो अपने घर की बहू बनाने के लिए बेकरार है। माधुरी जी के इस विनम्र निवेदन को रितु का परिवार अपने खुशकिस्मत मान रहा था। उनके कहे अनुसार कुछ दिनों के अंदर ही रितु और सौरभ की सगाई फिर शादी हो गई। रितु की सास ने बहू के आते ही जल्दी सारे नेग चार करवा दिए। सब मेहमान भी जा चुके थे। रात को जब रितु अपने कमरे में आई तो काफ़ी देर तक सौरभ का इंतज़ार करती रही, क्योंकि दोपहर के बाद उसने एक बार भी अपने पति को नहीं देखा था। काफ़ी देर बाद सौरभ आया और बिना कुछ बोले करे ही बिस्तर पर लुढ़क गया, जैसे बहुत नशे में था। रितु उसे इस हालत में देखकर बहुत डर गई थी। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। रितु घबराते हुए कमरे से निकलकर अपनी सास के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी। माधुरी जी इस समय बहू को ऐसे देखकर बोली, क्या हुआ बहू, कुछ चाहिए क्या? जी वो माँ जी, सौरभ जी बहुत नशे में हैं, आते ही बिस्तर पर गिर गए, आप चल कर देखिए। रितु घबराते हुए एक सांस में बोल पड़ी, लेकिन माधुरी जी को रितु की बात सुनकर जैसे कोई हैरानी नहीं हुई। अरे नहीं, वो तो उसके दोस्तों ने थोड़ी बहुत पिला दी होगी, शादी ब्याह में तो ये सब होता ही है, कोई बात नहीं। और तुम यूं जोर से बोलकर बखेरा मत खड़ा करो। नई नवेली बहू का इस तरह पहले दिन ही घर में घूमना अच्छा नहीं लगता। जाओ अपने कमरे में जाओ। सास की बात सुनकर रितु सन्न रह गई, लेकिन इस वक्त और कुछ ना बोलते हुए वो चुपचाप कमरे में जाकर सोफे पर बैठ गई। लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मन शांत ही नहीं हो रहा था। सुबह रितु नहा धोकर तैयार हो गई, लेकिन सौरभ अभी तक बेसुध पड़ा था। रितु उसके लिए चाय लेकर गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सौरभ ने उसका हाथ झिड़कते हुए उसे धक्का दे दिया। 2-3 दिन हो गए थे, लेकिन सौरभ का व्यवहार रितु की समझ में ही नहीं आ रहा था। सारा दिन घर पर पड़ा रहता था, ना कोई काम करता था, ना ही ढंग से बात ही करता था। हर रात नशे में चूर देर रात तक घर आता था। रितु माधुरी जी से
कुछ कहती तो माधुरी जी कह देती, अरे अभी वह थका हुआ है, उसे आराम करने दो। ऋतु असमंजस में थी कि भला ये कैसी थकान है, शादी तो उसकी भी हुई है लेकिन वो तो सुचारू रूप से सारे काम कर रही है। हफ्ता होने को आया तो ऋतु एक दिन बोली, आप काम पर नहीं जाएंगे क्या? कई दिन हो गए, क्या कारोबार में कोई नुकसान नहीं होता? ऋतु की बात पर सौरभ चिल्ला उठा, क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है कि मैं घर में हूँ? मेरे बाप का कमाया हुआ बहुत पैसा है, फिर मैं क्यों काम पर जाऊँ? बेटा बहू की बहस सुनकर माधुरी जी बीच में बोल उठी, बहू तुम्हें कोई खाने पहनने की कमी है क्या, जो मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती हो? उसे काम करना होगा तो खुद कर लेगा, और यदि नहीं भी करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब देखकर सुनकर ऋतु बहुत परेशान थी। एक रात तो वो घर ही नहीं आया तो ऋतु के सब्र का बांध टूट गया। माँ जी, ये सब क्या है? ना तो आपका बेटा कोई काम करता है और ना ही रात रात भर घर आता है, जब देखो तब नशे में धुत रहता है। क्या इसलिए आप लोगों ने जल्दबाजी में शादी की थी? आपने हमें धोखा दिया है। बहू की बात सुनकर माधुरी जी झुंझला उठी, चुप कर बहू, अरे मेरा बेटा बड़े बाप की औलाद है, थोड़ी बहुत अय्याशी करता है तो कौन सी बड़ी बात हो गई? फिर अब तुम उनकी पत्नी हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है उसे संभालने का। पत्नी को अपने पति को बस में करना आना चाहिए। अरे हमने तो इसलिए उसकी शादी करवाई थी कि शादी के बाद वो संभल जाएगा, लेकिन तुम तो सारा दिन हमारे सर पर चढ़ी रहती हो। शिकायत करना छोड़कर उसे सुधारने में ध्यान दो। इतने दिन हो गए शादी को, लेकिन अभी तक उसे बांध नहीं पाई। कमी तो तुझमें है बहू, और दोष मेरे बेटे को दे रही हो। बस कीजिए माँ जी, अब सारी बात मेरी समझ में आ रही है। अपने बिगड़े हुए बेटे की शादी मुझसे आपने जानबूझकर जल्दबाजी में करवाई है। आपको पता था कि यदि भेद खुल गया तो कोई आपके यहाँ अपनी बेटी नहीं देगा, लेकिन माँ जी, हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन बगैरतमंद नहीं हैं। जिस बेटे को आप 25 साल तक नहीं सुधार सकी बहू से उम्मीद करती हैं कि वो 5 दिन में ही आपके बेटे को सुधार दे। माफ़ कीजिए माँ जी, मैं कोई सुधार गृह नहीं है जहां आपके बेटे का इलाज हो जाए। आपने बिगड़े हुए बेटे का इलाज करवाना चाहिए था, ना कि उसकी शादी। आपको कोई हक नहीं था मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसे एक मेहनती और प्यार करने वाला पति मिले, ना कि पैसे वाला। ससुराल, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। आज मेरे पिताजी मुझे लेने आ रहे हैं और मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। आपका बिगड़ा हुआ बेटा आपको मुबारक। ऋतु के पिता दरवाजे पर खड़े थे। ऋतु ने अपनी अटैची उठाई और बिना देर किए अपने पिता के साथ चली पड़ी। माधुरी जी हाथ मलती रह गई। उन्होंने दाव तो चला था, लेकिन वो भूल गई थी कि झूठ के सहारे ज़िंदगी नहीं चलती। पैसे के बल पर सामान तो खरीदा जा सकता है, लेकिन रिश्ते और प्यार नहीं। दोस्तों, इसलिए बेटी की शादी जल्दबाजी में नहीं, समझदारी से
करें। लड़का कम भले ही कमाता हो लेकिन आपकी बेटी को खुश रखे, उसका केयर करे, उसे समझे। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।